हेलो गाइस, अंशुमन जोशी दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो कंप्लीट इंडियन लेजिस्लेचर है वो पूरा समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं लर्न जी के तेज और इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट और हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। दोस्तों इससे पहले भी हमने कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई, यानी अलग अलग कंसेप्ट लेके हमने आपके लिए वीडियो बनाया, तो आप वो भी वीडियो देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पा सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब आज के वीडियो शुरू करते हैं। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। बट हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तो शुरू करते हैं लेजिस्लेचर बाय एजे। फ्रेंड्स, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो लोकसभा, राज्यसभा और इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनसे मिलकर बना है। और अगर अपन स्टेट लेवल पे बात करें तो द लेजिस्लेचर इज कंपोज्ड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी दोस्तों लगभग सेम सिस्टम होता है, बस जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़े बड़े लेवल पे हो जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे हो जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर ये थोड़े स्टेट लेवल पे हो जाते हैं। खाली यही फर्क है, बाकी उनके फंक्शंस लगभग सेम है। हम आगे सब कुछ देखेंगे। दोस्तों, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। यानी जो सारे जो कानून बनते हैं वो सारे कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। इन एडिशन टू इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन, इट कीप्स ए चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड पासेस द कंट्री बजट। यानी खाली ये यही काम नहीं करता कि खाली ये रूल ही बनाते हैं, फिर लॉज ही बनाता है। इसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट होता है उस पर भी ध्यान रखते हैं कि वो सही से काम कर रही है या नहीं, और जो कंट्री का बजट होता है वो भी यहीं से पास होता है। As a representative institution, it also highlight important issues being faced by the people। क्योंकि एक जैसे रिप्रेजेंटेटिव की इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे जैसे लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि खड़े करे जाते हैं वो लोग इसके अंदर आते हैं, एमपी एमएलए जो भी होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो वो क्या होता है, खाली बस ना ही उसमें खाली कानून बनते हैं, ना ही खाली बस गवर्नमेंट पे ध्यान रखते हैं, उससे जो पब्लिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको भी उठाए जाते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट किस किस से मिलके बना है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों फर्स्ट हमारी हेडिंग है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होती है उसमें प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, जिनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो नाम का तो ऐसे होता है कि हमारी जो स्टेट, यानी दोस्तों जहाँ पे भी अगर आपको स्टेट वर्ड दिखे कॉन्स्टिट्यूशन में, दोस्तों स्टेट का वर्ड यानी कंट्री होता है। यानी जो अपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री का पूरा हेड है, बट वो एक तरह से नॉमिनल हेड होता है। उसके बाद उसको खाली साइन करने होते हैं, सारी जो पावर्स होते हैं वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन इज अ सेंट्रल लेवल इज कन्वेड इन इज अथॉरिटी। यानी इसको खाली साइन करना होता है, इसके साइन के बिना कोई भी एक्शन नहीं हो पाता। हालांकि जैसे अपन कोई लॉ की बात करें तो जैसे एक बार, जैसे मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में पास होकर एक बार प्रेसिडेंट के पास चला जाता है साइन करने के लिए, और प्रेसिडेंट बोलता है मैं इसमें साइन नहीं करूंगा, इसमें गड़बड़ है तो आप इसको चेंज करके दो। ठीक है, वो वापस हाउस में भिजवा देता है, पर फिर वो हाउस वाले जो लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी एमएलएज है वो चेंज नहीं करते हैं, वो वापस वैसा का वैसे ही भेज देते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो बाध्य है साइन करने के लिए, उसको साइन करना ही पड़ेगा। एक तरह से बहुत नॉमिनल पावर है। द पावर हैज बीन वेस्टेड टू हिम अंडर आर्टिकल 53(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी इसकी जो पावर्स है वो किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 53 के फर्स्ट पार्ट में, which conditions that the executive power would be vested in the president and shall be implemented by him in a direct or indirect manner through the officers subordinate। इसके अंदर क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो जो है प्रेसिडेंट को ही दी जाएगी, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकता है और इनडायरेक्ट मैनर से भी कर सकता है। अब दोस्तों देखते हैं राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर जिसको राज्यसभा भी बोलते हैं वो पार्लियामेंट का उसका अपर हाउस होता है, यानी उसको अपर हाउस बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 250 मेंबर्स, यानी उसके अंदर 250 मेंबर्स होते हैं। उसमें से 250 में से 238 मेंबर जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होते हैं, और 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं वो होते हैं। अब वो 12 मेंबर कौन होते हैं? जो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में किसी ने स्पेशल नॉलेज है उसको, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, इनके अंदर अगर उसको एक्सपीरियंस है या फिर उसका वो मास्टर है, उसका वो एक तरह से किंग है, तो उसको नॉमिनेट किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज 552 मेंबर्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कंसिस्ट ऑफ 530 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट।
यानी दोस्तों टोटल जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो 552 मेंबर होते हैं। उनमें से जो 530 मेंबर्स होते हैं वो तो इलेक्टेड होते हैं, हर स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं, और जो 20 मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी से होते हैं, और जो बाकी के 2 मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। द टेन्योर विल बी 5 ईयर एंड इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो टेन्योर होता है, इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, पर ये 5 साल से पहले प्रेसिडेंट के थ्रू जो है इसको खत्म किया जा सकता है, इसको जो है रद्द किया जा सकता है। दोस्तों जानते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कानून बनता कैसे है। हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे। लेजिस्लेटिव प्रपोजल known as a bill has to be passed by each house of the parliament obtain presidential assent to become an act। यानी कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल जिसको बिल को बोलते हैं, यानी दोस्तों जब तक वो प्रेसिडेंट के साइन होकर पास नहीं हो जाता तब तक उसको लॉ नहीं बोलेंगे, तब तक वो क्या रहेगा, बिल रहेगा, उसको ड्राफ्ट भी बोलते हैं। यानी ये जो बिल होता है ये दोनों हाउस से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है उसके असेंट के लिए, यानी उसके साइन के लिए, और अगर प्रेसिडेंट साइन कर देता तभी जाके वो एक्ट बनता है या फिर लॉ बनता है। गवर्नमेंट बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर एंड प्राइवेट मेंबर बिल्स बाय अदर एमपी। यानी जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं वो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और बाकी के जो प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं वो कोई भी एमपी जो है इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अब दोस्त जानते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। द ऑब्जेक्टिव एंड द एम ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज टू राइट लॉज एंड इंट्रोड्यूस बिल्स दैट आर रेलेवेंट टू द स्टेट। मैम अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेट लेजिस्लेचर का वो ये है कि जो स्टेट से जो रेलिवेंट हो ऐसे लॉज बनाना, ऐसे कानून को, ऐसे बिल्स को इंट्रोड्यूस करवाना जो अपने स्टेट के लिए अच्छे हो या फिर रेलिवेंट हो। और देखते हैं मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली हैव many authorities and privileges that are equivalent to those granted to members of parliament, although these powers or functions are limited to that particular state। यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास भी लगभग सेम पावर होती है, सेम जो प्रिविलेज होते हैं, सेम अथॉरिटी होती है जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास होती है। बट इसके अंदर खाली वो एक गैप ये रहता है, इसके अंदर जो डिफरेंस ये रहता है कि जो अब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, पर इनके जो पावर है वो इनके स्टेट में लिमिट है, बाकी पावर लगभग सेम होती है। और देखते हैं आर्टिकल 168 2012 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द रेलेवेंट डिटेल्स विद रिगार्ड्स टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रिक्वायरमेंट विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। यानी आर्टिकल 168 से 212 के बीच में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके बारे में जो रेलिवेंट डिटेल्स है वो उसमें दी गई है। इंडिया हैज ए बाईकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। अब बाईकैमरल सिस्टम क्या होता है, यानी कई आपने राज्यों में देखा उसमें विधानसभा भी है, विधानमंडल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ये जिसमें दोनों होते हैं उसको बाईकैमरल सिस्टम कहते हैं। ये सब में नहीं है बट कुछ राज्यों में है। जस्ट एज पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज द स्टेट कैन आल्सो हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जैसे पार्लियामेंट के पास 2 हाउसेस है वैसे स्टेट के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपार्ट में या फिर उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जो आर्टिकल 169 के तहत बताया गया था। कौन कौन से राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये 6 स्टेट है जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर राज्य में होती है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इन 6 राज्यों में है, यानी इनमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। The J&K Legislative Council was abolished in 2019 as a result of J&K Recognition Bill, which reduced the state of J&K to the Union Territory of J&K and Ladakh। यानी जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 2019 में खत्म कर दी गई थी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर को जो है उसमें धारा 370 हटा दी गई थी और उसको एक स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बनती कैसे और खत्म कैसे होती है वो सब हम इस पॉइंट में जानेंगे। इन आवर कंट्री द लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो नोन एज विधान परिषद इज द अपर हाउस ऑफ द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। यानी हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जिसको विधान परिषद भी बोलते हैं वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर का अपर हाउस होता है। जैसे पूरे इंडिया में देखें तो राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसके अंदर जो विधान परिषद अपर हाउस होता है। The creation of which is given in Article 169 of the Indian Constitution and can also be abolished according to Article 169 of the Constitution। यानी इसका जो क्रिएशन होता है, यानी जो विधान परिषद का जो क्रिएशन होता है वो आर्टिकल 169 के तहत ही बनाया जा सकता है, उसको खत्म भी आर्टिकल 169 के तहत ही किया जा सकता है। उससे आर्टिकल 169 के अंदर इसके दोनों जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं।
For the creation or abolition of the Legislative Council, the Legislative Assembly must pass a resolution that must be supported by more than 50% of the total strength of the Assembly. यानी अगर आपको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, एक विधान परिषद बनानी है, तो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसको 50% से ज़्यादा जो आपके जो मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया होगा. इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग. यानी जो वोटिंग में जितने लोग प्रेजेंट है उनके 2/3 मेंबर जो है वो इसको सपोर्ट करने चाहिए. Therefore it talks about the absolute and special majority. तब जाके इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी जो सही और जो स्पेशल मेजोरिटी है. अब यानी इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपके जितने मेंबर्स उनमें 50% से ज़्यादा लोग जो है इसको सपोर्ट करने चाहिए, और फिर वोटिंग में जितने लोग आते हैं उनमें से 2/3 से ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट करने चाहिए. The resolution to create or to abolish the legislative council needs to assent of the president as well. यानी legislative council बनाने के लिए प्रेसिडेंट का कंसेंट भी जरूरी होता है. अब दोस्तों आर्टिकल 168 मेंशंस द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सम ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री. यानी आर्टिकल 168 में ये मेंशन किया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमारे देश के कई राज्यों में है. देयर इज नो रूल ऑफ हैविंग ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन द स्टेट ऑफ इंडिया. जबकि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई भी स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर रखे. इट इज़ बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स न्यू दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी स्टेट टू हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर ड्यू टू फाइनेंस और एनी अदर रीज़न. यानी अब ऐसे इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई ज़रूरी है कि आपको 2 हाउसेज रखना ही है, आपकी इच्छा पे है. क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स है वो जानते थे कि हर स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो 2 हाउस रख सके. मे बी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा या फिर कोई भी अदर रीज़न हो सकता है. इससे उन्होंने बाध्य नहीं करा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो वरना नहीं कर सकते, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे. और दोस्तों जानते हैं विधान लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के बारे में. The composition of the Legislative Assembly as per the Constitutional 7th Amendment Act 1956 state that the number of members should be in consonance to Article 333 of the Constitution. यानी जो Legislative Assembly होती है, जो हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके तहत जो है जो स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं, यानी जो स्टेट असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वो कितने होने चाहिए वो हमको आर्टिकल 333 में पता चलता है. The Legislative Assembly of State has the decision that the members should not be more than 500 and not less than 60, and the candidates are chosen by direct election from territorial constituencies in the state. यानी इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो आपके मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो आपके विधानसभा में जो आपके मेंबर्स होने चाहिए वो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए. और जितने भी मेंबर होंगे वो आपके जो स्टेट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से इलेक्ट होके आने चाहिए. यानी नॉमिनेटिंग वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है. क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 170 स्टेट्स दैट देयर शुड बी ए डिवीजन ऑफ एवरी स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. यानी आर्टिकल 170 के क्लॉज 2 के अंदर ये बताया गया है कि हर स्टेट का जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर उसको बांट देना चाहिए. एंड द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द एलोकेशन ऑफ सीट्स शैल बी प्रैक्टिकेबल एंड सिमिलर थ्रू आउट द स्टेट. यानी अब उसको बांट देना चाहिए, फिर जितने में से जो सीट है वो भी एक तरह से फिक्स कर देना चाहिए कि यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने लोग आएंगे, इससे इतने आएंगे, इससे इतने आएंगे. देयर आर हाउएवर ए फ्यू एक्सेप्शन हैविंग लेस देन 60 मेंबर्स. यानी हाँ ऐसे भी कई जो एक्सेप्शंस है, कई राज्य ऐसे जिनके अंदर 60 मेंबर्स भी नहीं है. जैसे गोवा की स्टेट में 40 मेंबर है, सिक्किम में 32 मेंबर है, मिजोरम में 40 मेंबर है, और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में जो है उसमें भी कम मेंबर्स है. यानी अब रूल तो ये है कि 60 से कम नहीं होने चाहिए, पर ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है, बहुत सारे ऐसे राज्य है जिनके अंदर 60 से भी कम है. अब दोस्तों देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को. दोस्तों द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज गिवन इन आर्टिकल 171 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए वो आर्टिकल 171 के तहत हमको बताया गया है. The total members in the state legislative council should not exceed 1/3 of the total member in the state legislative assembly. यानी अब आप सोच रहे होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होने चाहिए. यानी इसकी कोई फिक्स गिनती नहीं है, बस इतने होने चाहिए कि आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स है उसके 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो, यानी उसके 1/3 मेंबर से कम होने चाहिए. There is another criteria for the composition of the legislative council. The member in the legislative council should not be less than 14 in any case. There is an exception in the composition of विधान परिषद.
यानी दोस्तों अब एक और क्राइटेरिया यानी 1/3 होना चाहिए, और एक और भी क्राइटेरिया है कि आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो 40 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। जबकि इसमें भी कई जैसे एक्सेप्शन है, जैसे हमने देखा था ऊपर भी एक्सेप्शन थे, इसमें भी एक्सेप्शन है। द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग वे, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके जो कंपोजिशन होता है वो नीचे दिए हुए तरीकों में डिफाइन किए गए हैं। 1/3 of the member of the legislative council should be elected from the district boards, municipalities and other local authorities which are specified by the parliament according to law। यानी इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज से होते हैं, और जो भी लोकल अथॉरिटीज होती है जो भी पार्लियामेंट ने जो है कानून के तहत बनाई थी उन सब से इलेक्ट होके आते हैं। और 1/12 of its members shall be elected from the person who has been residing in the same state for the time period of at least 3 years and graduated from the university which is in the territory of India। यानी जो 1/12 मेंबर्स होते हैं वो ऐसे लोगों द्वारा इलेक्टेड होते हैं जो 3 साल से ज़्यादा से एक सेम स्टेट में रह रहे हैं और ग्रेजुएटेड है एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो इंडिया की टेरिटरी में आती है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1/12 of its total members should be elected from the person who is engaged in the teaching profession for at least 3 years in the educational institution of the state itself। अब आगे के जो 1/12 मेंबर्स है वो ऐसे लोगों द्वारा इलेक्ट होंगे जो कि एक टीचिंग प्रोफेशन में है एटलीस्ट 3 ईयर से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ा रहे हैं जो स्टेट के अंदर आती है। एंड 1/3 शुड बी इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड नन ऑफ देम शुड बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो 1/3 मेंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने जाते हैं, और ये ध्यान रखना है कि जो 1/3 मेंबर वो चुनेंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ना हो। The remainder of the members should be nominated by governor according to the established law। यानी बाकी के जो मेंबर थोड़े बहुत बच गए हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाते हैं, जैसे भी कानून है उस हिसाब से वो नॉमिनेट किया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पावर एंड फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में। The state legislature can formulate laws on the subject of state and concurrent list। However, in case there is any contradiction between the union and state law, the law decided by the parliament shall prevail। यानी अब ये जो है जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो जो है किस के ऊपर काम करते हैं, वो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उनके ऊपर ही काम करते हैं। However, in the case of contradiction between the union and the state law, यानी अगर कोई भी ऐसा मान लो इन केस ऐसा कुछ हो जाता है कि जो स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था वही लागू होगा, यानी उसमें स्टेट की फिर नहीं चलेगी। बिल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। यानी बिल 2 तरह के होते हैं, या तो ऑर्डिनरी बिल होते हैं या मनी बिल होते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द 2 हाउसेज इन ईच in case the state legislature is bicameral। However, the money bill has to initially be introduced in the विधान सभा। यानी क्या आता है कि 2 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो कि दोनों हाउस में जो है पास किया जा सकता है। अगर अपन स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें जो कि बाइकैमरल है, यानी अगर अपन बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो उसमें जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो दोनों हाउसेज में पास किया जा सकता है, दोनों हाउसेज में पास करना जरूरी होता है। और अगर अपन मनी बिल की बात करें तो सबसे पहले वो विधानसभा में पास होगा। In case of an amendment to the bill, it should be agreed by both houses। यानी अगर अपन को किसी भी बिल में अमेंडमेंट करना हो, कुछ संशोधन करना हो तो दोनों हाउसेस की सहमति से ही होगा। A bill that is pending in the legislative council of a particular state which is not passed by the legislative assembly shall not lapse upon the dissolution of legislative assembly। यानी एक ऐसा बिल जो पेंडिंग पड़ा है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे मान लीजिए कोई लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया, अपनी तरफ से पास करे, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया पर उसने पास नहीं कर, उसने अपने पास रख रखा है, तो वो बिल तब तक लैप्स नहीं होगा, तब तक रद्द नहीं होगा जब तक ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो पूरी खत्म नहीं हो जाती है। However, in case a bill is pending in the legislative assembly of the state, or if the bill passed by the legislative assembly is pending in the legislative council, the bill will lapse upon the dissolution of the assembly। After the bill is passed by both the houses, it is sent to the governor for the approval। यानी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई बिल पड़ा है, ठीक है, और ये बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई बिल पड़ा है, उसने लेजिस्लेटिव असेंबली ने तो इस बिल को पास कर दिया और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास नहीं करा, तो वो बिल जैसे ही वो असेंबली खत्म होगी तो वैसे ही वो लैप्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये बिल पास हो जाता है,
अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये गवर्नर के पास जाएगा उसके अप्रूवल के लिए। In case the bill is sent back for the reconsideration, this bill can be passed again by legislature and the governor has to be give its assent to reserve assent for the consideration of president। यानी एक बार जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था प्रेसिडेंट के केस में, वैसे सेम गवर्नर का केस है। दिखाने में ऐसे दिखाते हैं कि इसके पास ये सारी पावर है, बट इसके पास बहुत नॉमिनल पावर होती है। जैसे प्रेसिडेंट पावर इंजॉय करते हैं वैसे चीफ मिनिस्टर भी पावर इंजॉय करते हैं। दोस्तों अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई बिल है, अब वो बिल जैसे दोनों ऑफिस से पास होकर गवर्नर के पास गया। अब गवर्नर ने बोला कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, आप वापस इसको अच्छे से सही करके भेजिए। तो वापस हाउसेस के पास आए, पर हाउसेस ने उसको चेंज नहीं करा, उसने ऐसा का ऐसा वापस भेज दिया। तो जो गवर्नर है वो उस पर साइन करने के लिए बाध्य है, उसको अप्रूवल देने के लिए बाध्य, उसको करना ही पड़ेगा साइन, यानी फिर उसकी कुछ नहीं चलेगी। अब जानते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट। ए मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द विधानसभा, यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो पूरे स्टेट के फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखता है। एक मनी बिल जो होता है वो खाली विधानसभा में पास किया जा सकता है, सबसे पहले विधानसभा में उसको दिखाया जाता है। द मनी बिल इज इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इम्पोजिशन ऑफ एबोलिशन ऑफ टैक्सेस, बोरोइंग एटसेट्रा। यानी मनी बिल के अंदर क्या क्या आता है, जैसे सरकार ने जो भी योजनाओं के लिए खर्चा तय किए हैं, और जैसे जो गरीबी को मिटाने के लिए या फिर टैक्सेस को हटाने के लिए जो खर्चा आता है, या फिर जो भी कर्ज वगैरह लिया हुआ है, उन सारा का जो आते हिसाब आता है वो किस में आता है, मनी बिल में आता है। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय ए प्राइवेट मेंबर, यानी मनी बिल जब कोई भी प्राइवेट मेंबर के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर की रिकमेंडेशन पे कोई मिनिस्टर द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। In case of any confusion with regards to the certification of that particular bill being a money bill, the Speaker of the Vidhan Sabha would determine the same। यानी अगर मान लो कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, तो जो उसका गवर्नर होता है या फिर जो स्पीकर होता है विधानसभा का, उसके पास ये राइट होता है, वो बता सकता है कि मनी बिल है या नहीं है, वो डिसाइड इसको करता है। दिस मनी बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द विधान सभा नीड्स टू सेंड to the Vidhan Parishad. This bill needs to be returned within the span of 14 days with or without any recommendation। यानी ऐसा होता है कि जो मनी बिल जो होता है वो अगर विधानसभा के थ्रू पास किया जाता है तो फिर वो विधान परिषद के पास जाता है। अब विधान परिषद के पास 14 दिन रहते हैं, या तो उसको पास कर दे 14 दिन से पहले साइन करके पास कर दे, या फिर अपने पास 14 दिन से ज़्यादा जैसे ही उसके मतलब विधान परिषद को जैसे ही भेजा फिर 14 दिन निकलते वो बिल अपने आप पास हो जाएंगे। यानी चाहे विधान परिषद ने उस पर साइन करे हो चाहे नहीं करे, वो बिल अपने आप पास हो जाएगा क्योंकि वो मनी बिल है। द विधानसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन, यानी विधानसभा के पास ये राइट है, अगर विधान परिषद कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो उसको मान भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आफ्टर दिस स्टेट्स आर कंप्लीटेड द बिल इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। जब ये जो प्रोसेस खत्म हो जाती है उसके बाद जो गवर्नर के पास साइन करने के लिए बिल को भेजा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रिविलेजेस स्टेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलर टू द पावर्स स्टेटेड अंडर आर्टिकल 105 के पार्ट 1 फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर क्लॉज 2 that no member of the parliament will be held liable in proceeding before any court for anything said or vote given by him। यानी जैसे जो आर्टिकल 105(1) में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के जो राइट दिया है, उसी तरह जो उसके सेकंड क्लोज में जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो कोई भी मतलब लाइबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर कोई भी वो दबाव नहीं है कि वो कोर्ट के सामने जिनको उन्होंने वोट दिया उसके खिलाफ बोल सकते हैं। यानी अगर उनके पास अगर उनको लगता है कि जिनको उन्होंने वोट दिया वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी वो बोल सकते हैं। It further mentions that no individual will be held liable for any publication of any report, paper, votes or proceeding if the publication is made by the parliament or any authority under it। यानी ये भी मेंशन किया गया है कि कोई भी जो इंडिविजुअल उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है कि वो अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश करे, कोई पेपर पब्लिश करे, कोई वोट्स पब्लिश करे या फिर कोई भी प्रोसीडिंग पब्लिश करे। पर ये जब होना चाहिए कि जब ये पार्लियामेंट के द्वारा जो अप्रूव किया जाना चाहिए, यानी पार्लियामेंट के अथॉरिटी के अंदर हुआ हो। आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द सेम प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी जो आर्टिकल 194 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी सेम प्रिविलेज देता है स्टेट लेजिस्लेचर को। यानी जो आपका सेंट्रल लेवल में जो लोकसभा विधानसभा को मिलता है, जो पार्लियामेंट को मिलता है, वही स्टेट लेजिस्लेचर को भी मिलता है। दिस एब्सोल्यूट प्रिविलेज कैन बी यूज्ड बाय द कंसर्न मेंबर्स ओनली इन द प्रीमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी ये जो प्रिविलेज होते हैं, ये जो राइट्स होते हैं, वो जो कंसर्न मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है खाली पार्लियामेंट के अंदर।
एंड एनीथिंग सेड आउटसाइड द प्रीमाइस वुड बी इम्प्लाइड एज डिफेमेटरी, यानी अगर कोई भी वो अपनी जो सीमा से बाहर से आगे बोलते हैं तो उसको वो गलत माना जाएगा, उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, इतना सारा हमने देखा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो दोस्तों, द पार्लियामेंट इज द की इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द नीड्स एंड विल ऑफ द पीपल आर मैनिफेस्टेड, यानी पार्लियामेंट एक ऐसा की इंस्टीट्यूशन जिसके थ्रू जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उनके जो सपने हैं, उनके जो नीड्स है, वो सारी जो है फुलफिल होती है। इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए डेमोक्रेसी एंड एम्स टू ब्रिंग आउट ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव नेचर एंड इफेक्टिवनेस, यानी ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाता है एक डेमोक्रेसी को लाने में। यानी इसका एम यही होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी रखे, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव्स और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, एक्सेसिबिलिटी रहे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच सकते हैं और वो आगे हाउसेस में पहुंच सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का जो नेचर है वो दिखाने का प्रयास है, और जो इसकी इफेक्टिवनेस है उन सबको बढ़ाने में जो है इसका एम है रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इट्स अकाउंटेबल टू कम्प्रीहेंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी which is dynamic in nature and furnishes a strong and reliable legal structure of for good governance, यानी ये सब जो पार्लियामेंट अकाउंटेबल रहता है कि लोगों की जो सोसाइटी की जो नीड है उसको पूरा अच्छे से फुलफिल कर सके, वो डायनेमिक भी हो सकती है, और जो भी उनकी जो स्ट्रॉन्ग और रिलायबल लीगल स्ट्रक्चर है गुड गवर्नेंस के लिए, वो बनाने का किसका प्रयास रहता है, पार्लियामेंट का। दोस्तों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यानी इसके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के थ्रू वो जो अपने लोगों के जो राइट है उसको भी बचाने का काम करता है। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट possesses exclusive power to formulate laws in respect to any matters in list in the list second state list and the list third concurrent list in the 7th schedule, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो जो है क्या किन किन जगह पे काम कर सकती है, वो कर सकती है जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उन पे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेथड है उसमें वो काम कर सकती है, जो कि हमारे 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है। However, the power conferred upon the state government with regards to the control over the state and concurrent list are completely justified, यानी दोस्तों हालांकि क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के रिगार्डिंग जो पावर दी गई है, जो कंट्रोल दिया गया है, वो पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं है। In reality, the decision of the center is considered to be superior, where control by the central government is considered to be expedient in the public interest by the Parliament of India, यानी रियलिटी में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट का डिसीजन होता है, जो सेंटर का डिसीजन होता है, वो सबसे सुपीरियर माना जाता है, उसके ऊपर किसी का डिसीजन नहीं जा सकता, और जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो पार्लियामेंट भी जो लॉज निकालती है, जो फैसले निकालती है, वो भी सबको मानने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैंने आपके लिए ऐसा हेल्पफुल कंटेंट अपलोड कर भी दिया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, ब्रेक योर लिमिट्स।